Hello friends, hope you are doing good. Friends, today we are going to cover आपका टॉपिक नंबर 5 दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर. जिनका ये नवंबर 20 अटेम्प्ट है उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ रीजन इज दैट फ्रेंड्स, आज तक एक भी क्वेश्चन ये टॉपिक नंबर 5 से एग्जाम में पूछा नहीं गया. और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, जो टॉपिक एग्जाम में पहले पूछा नहीं गया था, जब पूछा डायरेक्टली 40 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के लिए पूछा गया था. मैं एग्जांपल देता हूं. फिर टॉपिक नंबर 7 प्राइसिंग डिसीजन. ठीक है, ये एग्जाम में जब तक पूछा नहीं, ठीक है, जब पूछा डायरेक्टली 40 मार्क्स, एक 20 और 20 दो क्वेश्चन पूछ लिए एग्जाम में. इसके बाद एक और टॉपिक था आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. एक दो अटेम्प्ट में पूछा नहीं, और जिस अटेम्प्ट में पूछा डायरेक्टली 30 to 40 मार्क्स का इन्होंने पूछ लिया. तो आज तक ये टॉपिक में, टॉपिक नंबर 5 में से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था. ठीक है, तो ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. एग्जाम के 1.5-2 घंटे पहले ये जो 3 केसेस है यहाँ पे, ये आप पढ़ के जाइएगा. 100% एज पर माय ओपिनियन एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो भी इस पे आना चाहिए, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा. एंड दिस टॉपिक इज मोस्टली थियोरेटिकल टॉपिक. थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एप्लीकेशन है, तो वैसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. एंड फ्रेंड्स, एज यू कैन चेक योर स्टडी मटेरियल कि 5 to 6 पेजेस में टॉपिक खत्म हो जाता है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन का पार्ट इसमें बहुत ही कम है. स्पेसिफिक सेक्टर में 3 स्पेसिफिक सेक्टर आपको कवर किया हुआ है. सबसे पहला स्पेसिफिक सेक्टर है आपका पावर सेक्टर, सेकंड वन इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, और जो तीसरा था वो आपका आईटी सेक्टर है. तो इनका कॉस्ट मैनेजमेंट का हमें पढ़ना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज पावर सेक्टर. नाउ फ्रेंड्स, पावर सेक्टर सबसे मेन पॉइंट इज दैट कि इंडिया में जो पावर जनरेट होता है मोस्टली, या फिर मैक्सिमम जो पावर जनरेट होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है. दिस विल बी द वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, जैसे कि सर जी कोल से थर्म जनरेट होता है, और थर्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. ठीक है ना फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन्होंने अगला पॉइंट आपको दिया कि यहाँ पे फ्यूल में क्या यूज किया जाता है. कोल यूज किया जाता है, नेचुरल गैस यूज किया जाता है, नाफ्ता एक्सेट्रा यूज किया जाता है इन दैट थर्मल स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन. यहाँ पे थर्म जनरेट करने के लिए कोल एक्सेट्रा बर्न किया जाता है. ओके, कुछ और भी सोर्सेस है, ऐसा नहीं कि भाई कोल से या फिर थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है. अनकन्वेंशनल भी है, जैसे कि फ्रेंड्स सोलर पावर एनर्जी है, विंड पावर एनर्जी है, या फिर फ्रेंड हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है. ठीक है, तो इससे भी न्यूक्लियर पावर जनरेटर है, तो इससे भी हम लोगों का पावर जनरेट हो सकता है. लेकिन इंडिया मोस्टली थर्मल पावर जनरेशन पे फोकस करता है. ओके, तो ये हम लोगों ने बेसिक पॉइंट देख लिया. एग्जाम में अगर कुछ केस स्टडी वगैरह आता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा कि थर्मल पावर पे बहुत ज्यादा हमारा डिपेंडेंसी है. फ्यूल कौन सा यूज किया जाता है, कोल, नेचुरल गैस या फिर नाफ्ता वगैरह यूज किया जाता है. अदर सोर्सेज भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर जनरेशन हो सकता है, विंड से विंड पावर, ठीक है, विंड मिल वगैरह, इससे हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर पावर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. अब मेन सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, जो क्रक्स है पावर सेक्टर का. भाई रिस्क बहुत ज्यादा है पावर सेक्टर में. फ्रेंड्स, प्रिडोमिनेंटली इनके यहाँ पे 2 रिस्क है. सबसे पहला रिस्क है कि हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है. नाउ फ्रेंड्स, क्यों इन्होंने दिया है? क्योंकि फ्रेंड ये जो बिल्ट है, अगर आपको ये थर्मल पावर स्टेशन वगैरह बिल्ड करना है तो 7 to 8 ईयर इसको बिल्ड करने में लगेगा, और अगला 20-25 साल और मोर देन 25 ईयर्स वो ऑपरेशन में रहेगा. नाउ 30-35 ईयर्स का यहाँ पे प्लानिंग करना है. एंड ऑब्वियसली अगर ये 25 साल ऑपरेट होने वाला है तो देयर विल बी सम इनहरेंट रिस्क विल बी देयर. इंटरनल रिस्क भी हो सकता है और एक्सटर्नल रिस्क भी हो सकता है. अच्छा, एक्सटर्नल रिस्क क्या है? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने के लिए आपने थर्मल पावर प्लांट लगा दिया, 7-8 साल तो पहले उसको बिल्ड करने के लिए लग गया, उसके बाद वो 25-30 साल ऑपरेट होएगा. इन बिटवीन गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया, गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं, अभी आपको 90-95% सोलर पावर पे फोकस करना पड़ेगा, तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट हो जाएगा. ये एक्सटर्नल रिस्क हो गया. इंटरनल रिस्क है भाई, आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल जनरली किससे होगा? ये नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एक्सेट्रा, इससे रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है भाई, कभी ना कभी तो खत्म होने वाला है. अगर यही स्पीड चलता गया तो 2050 में सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने वाले. तो ये इनहरेंट लिमिटेशन है कि भाई ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है,
7-8 साल इसको बिल्ड करने में लगेगा और 25-30 साल इसको ऑपरेट करने के लिए रहता है। तो इन बिटवीन बहुत ज्यादा रिस्क है, इंटरनल भी रिस्क हो सकता है और एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भी रिस्क हो सकता है। ये आपका पहला की रिस्क है। सेकेंड रिस्क है भाई, मोस्टली मोर देन 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ कोल। ठीक है, कोल बेस है भाई, कोयला जलाएंगे उससे थर्म जनरेट होएगा। ठीक है, वो थर्म यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगा। ओके, नाउ फ्रेंड पॉइंट इज दैट कि 2031 2032 तक 2040 मिलियन टन्स 2040 मिलियन टन्स ऑफ कोल लगने वाला है, जो प्रेजेंट यूज के 5 टाइम्स है, जो प्रेजेंट यूज का 5 टाइम्स है। नाउ फ्रेंड्स, एज यू आर अवेयर दैट ये नेचुरल रिसोर्सेज से खत्म होने पे आ गया है, या फिर कभी ना कभी तो ये खत्म होने ही वाला है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है वो तो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन कोल, जिससे हम लोगों का मोर देन 50% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो खत्म होने वाला है। एक बार अगर इंडिया का कोल खत्म हो गया तो विल हैव टू डिपेंड ऑन इंपोर्टेड कोल। ठीक है, तो इंपोर्ट पे हमें इस पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो ये दो रिस्क है पावर सेक्टर का। सबसे पहला भाई कैपिटल बहुत ज्यादा है, और दूसरा कोल पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, जो इन फ्यूचर खत्म होने वाला है। ओके, आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसका एक और पॉइंट है, इसमें दिक्कत यह आ जाती है कि भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना। भाई मैन्युफैक्चर करना ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बहुत ही डिफिकल्ट है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हो क्या क्या यूज होता है, एज यू आर अवेयर दैट ग्रिड यूज होता है, सबस्टेशन यूज होते हैं, ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, पावर लाइंस, पोल एक्सेट्रा, ये यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स एक जो इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन है वो दूसरे से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सपोज एक अगर बंद हो जाता है पावर स्टेशन, तो दूसरे पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली जाना ही चाहिए। तो आप चेक कर सकते हो कि एक सब स्टेशन दूसरे सब स्टेशन पे कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ये सारे ग्रिड है, ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सब स्टेशन है, पावर लाइन्स है, इसका जो नेटवर्क है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, एंड फ्रेंड्स ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए सो दैट रिलायबल रहेगा। अगर कोई बंद हो जाता है तो दूसरे सोर्स से अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन। ओके, तो हम लोगों ने दिक्कत देख लिया कि भाई दो रिस्क है इसमें और एक प्रॉब्लम है। दो रिस्क कौन से, कैपिटल बहुत ज्यादा लगा है, और दूसरा जो है ये जो है कोल पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज फीचर्स ऑफ पावर सेक्टर। अच्छा, फीचर क्या क्या पावर सेक्टर के? सबसे पहला फीचर है कि भाई लिमिटेड सप्लायर है। ठीक है, मोस्टली तो गवर्नमेंट ही इसमें, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर भी लिमिटेड है, जैसे कि अदानी ग्रुप हो गया, रिलायंस ग्रुप हो गया, इनको डिस्ट्रीब्यूशन का अथॉरिटी दिया हुआ है। तो सप्लायर बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो इसका टैरिफ या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन है बेस्ड ऑन रैशनैलिटी टू डिटरमाइन द कॉस्ट इनकर्ड एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन। फ्रेंड ऐसा नहीं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया, कॉस्ट अपना लग गया वहां पे, नहीं। अरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना वो एक पार्ट है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना, वहां पे भी तो कॉस्ट लगने वाला है। मेंटेनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, इक्विपमेंट का वहां पे कॉस्ट है, ठीक है, रिपेयरिंग का कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स इसके बेसिस पे इसका कॉस्ट डिसाइड होएगा, या फिर सेलिंग प्राइस या टैरिफ ये डिसाइड होएगा। नेक्स्ट वन, अब इसके स्टेक होल्डर कौन से? अच्छा, स्टेक होल्डर कौन से यानी डिपेंडेंट कौन कौन है इस पे? भाई प्रेजेंट कस्टमर है, फ्यूचर कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जिनको हम लोग बोला जाता है। भाई इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट इस पे डिपेंडेंट है, इन्वेस्ट जिन्होंने किया वो इस पे डिपेंडेंट है। दीज आर द स्टेक होल्डर ऑफ दिस पावर सेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने फीचर दिया हुआ है कि भाई इसकी जो डिमांड है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाता है। कॉस्ट अलोकेशन करना फ्लेक्सिबल बोले आगे, फ्लेक्सिबल कॉस्ट अलोकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, मेन एक और दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज लॉस। लॉस कौन सा है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त या फिर कंजम्पशन करते वक्त कुछ लॉस होता है।
वो इनहेरेंट है, लॉस होने ही वाला है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वो आगे ट्रांसमिट कर रहे हो इन बिटवीन ट्रांसफॉर्मर से, ग्रिड से, तो उसमें लॉस हो सकता है, इनएफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोग चोरी भी करते हैं, इसके लिए अगला पॉइंट बोला है इनडिसिप्लिन्ड कंज्यूमर है। नेक्स्ट, अगला फीचर ये है कि भाई ये जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूस नेटवर्क होना चाहिए। आप सोचिए ना, ये जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अच्छा, क्यों कंटिन्यूस होना चाहिए? फ्रेंड्स, पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट किया, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना है कंज्यूमर तक, ये जो पावर स्टेशन है, ग्रिड एक्सेट्रा, ये पावर लाइन से है, भाई ये कंटिन्यूटी सप्लाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई एक बार इलेक्ट्रिसिटी बना दिया और खत्म हो गया, नहीं भाई, कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअस नेटवर्क है उस पर आपको फोकस करना है। अगला पॉइंट इन्होंने दिया कि भाई पब्लिक सेक्टर है, मोस्टली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो काम लेता है, क्योंकि हेवी कैपिटल एक्सपेंडिचर इस पे, गवर्नमेंट इस पे रेगुलेशन लेके आएगा। एंड लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया है भाई सब्सिडी का पॉइंट इन्होंने बोला है, कभी कभी गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ता है और सब्सिडी की वजह से जो है वो अननेसेसरीली बर्डन आ जाता है। अभी सब्सिडी किसको मिलता है फ्रेंड्स? एक सिंपल पॉइंट, जो फार्मर लोग हैं वो फार्मर लोगों को सब्सिडी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी पे, और उसका जो भी कुछ बर्डन है वो गवर्नमेंट पे जाता है और इकोनॉमी पे इसका बर्डन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, फीचर्स में क्या क्या है? सप्लायर लिमिटेड है, सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो, कॉस्ट एनालाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि कॉस्ट बहुत सारे जगह पे कॉस्ट लगा हुआ है। स्टेक होल्डर कौन से ये हमने डिस्कस किया। अच्छा, कौन कौन स्टेक होल्डर है? आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर, आपके फ्यूचर कस्टमर, इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट है, ये आपके स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर ये आपके स्टेक होल्डर है। इसके बाद इन्होंने पॉइंट बोला कि भाई इसकी जो नीड है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, कॉस्ट एलोकेशन करना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ने यूज किया, इसके बीच में कुछ लॉस भी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इनएफिशिएंसी गैप भी है। जो कस्टमर है वो इनडिसिप्लिन्ड कस्टमर है, जैसे बोल दिया चोरी करते कुछ कस्टमर। नेक्स्ट वन, जो नेटवर्क होना है वो कंटिन्यूस नेटवर्क होना है। ऐसा नहीं कि भाई आपने पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया फिर खत्म, बाद में नहीं, ऐसा नहीं। देयर शुड बी अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यहाँ पे काम करता है, जो प्राइसेस है, टैरिफ है, वो रेगुलेट करेगा। कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट इस पर रेगुलेशन लाएगा। परफेक्ट है फ्रेंड्स। एंड लास्ट पॉइंट है सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट देता है तो सब्सिडी की वजह से इकोनॉमी पे बर्डन आएगा। तो ये कुछ फीचर्स हमने डिस्कस कर लिया। ओके, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर स्टडी मटेरियल मैंने डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स, अभी ये टॉपिक ऑलरेडी 5 to 6 पेजेस का ही है, इसलिए मोस्टली इसमें कुछ शॉर्टकट वगैरह करने का कुछ यानी स्कोप ही नहीं था। बस हेडर ही हम लोग दिए हुए आपके स्टडी मटेरियल में भी। ओके, नेक्स्ट वन, अब ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स है, ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक अप्लाई करना है पावर सेक्टर के लिए। अब ये कहां कहां पे अप्लाई होएगा? मेन पॉइंट इज टैरिफ कैलकुलेट करना। मेन पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज होने वाला है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज दैट भाई हमें जो कॉस्ट है वो अलोकेट करना है, कॉस्ट जो है वो हमें अलोकेट करना है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, इसके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक हेल्प करेगा कि भाई फ्लेक्सिबल कॉस्ट अलोकेशन कैसे करना है। यानी भाई आपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है वो एग्रीकल्चर वाले को हम लोग कितना रेट पे दे, या फिर कमर्शियल वाले को क्या रेट पे दे, क्या खर्चा लगता है इंडस्ट्री, जैसे कि इंडस्ट्री में ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट रहता है तो वहां पे हमें जो ट्रांसफॉर्मर एक्सेट्रा वो ज्यादा पावर का लगेगा। ठीक है, तो जो कॉस्ट एलोकेशन है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रेसिडेंशियल पे, अभी आपको पता है भाई रेसिडेंशियल पे इलेक्ट्रिसिटी देना ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव है। कुछ नहीं भाई, लाइन डायरेक्टली मीटर से लेके आए, मीटर कनेक्ट कर दिया और खत्म, आपको बन गया। लेकिन अगर बड़े बड़े इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी देना है तो ऑब्वियसली वहां पे ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा, ठीक है, डीपी जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेट्रा, वो लगाना पड़ेगा, तो वहां पे खर्चा ज्यादा है। तो कॉस्ट एलोकेशन करते वक्त फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला रहेगा कि भाई जो लॉस होने वाला है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लॉस होता ही है। ठीक है, कौन सा लॉस होता है भाई? आपने जो मैन्युफैक्चर किया और कस्टमर तक पहुंच रहा है, इसके बीच में लॉस होने वाला है। ओके, तो ये लॉस जो है ये कैसे आइडेंटिफाई करना, इनएफिशिएंसी है वो कैसे आइडेंटिफाई करना, ये हेल्प करेगा हमें कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में।
जैसे कि हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ठीक है। इनपुट आउटपुट में इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है वो लॉस है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये पॉइंट हमने देखा था। आगे तो यहां पे भी एक सिंपल पॉइंट है कि लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, इनएफिशिएंसी है वो कैसे कम करे, और ये क्यों आया इनएफिशिएंसी, लॉस क्यों हुआ है, वो एनालिसिस करना, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इस पे हेल्प करेगा। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशन, मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशन से फॉर एग्जांपल किलोवाट पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी मेजर किया, ठीक है, या फिर एचपी बड़े बड़े इंडस्ट्री में हॉर्स पावर से लगेगा, तो मल्टी डायमेंशनल है ये कॉस्टिंग कैलकुलेशन। लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें कॉस्ट मैनेजमेंट का टेक्निक यूज होगा, ठीक है। तो कहां कहां पे यूज हो रहा है, सबसे पहले तो टैरिफ डिसाइड करने के लिए, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल कॉस्ट अलोकेशन करने के लिए, डेवलपिंग अ फ्लेक्सिबल कॉस्ट अलोकेशन, हमें कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज होगा। जो गैप आ रहा है, इनएफिशिएंसी आ रही है, जो लॉस हो रहा है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, वो जो गैप है वो कैसे कम करे, इसके लिए हमें कॉस्ट मैनेजमेंट का टेक्निक यूज होगा। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशन बोला इन्होंने, जी हाँ, मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशंस। एंड लास्ट वन, रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, एनालिसिस करना है, इसके लिए ये जो कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है ये हमें यूज होएगा। ओके, तो हम लोगों ने ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट कर दिया। अब एक छोटा सा, ठीक है, क्वेश्चन है, दैट इज द वैल्यू चेन एनालिसिस। अच्छा, वैल्यू चेन एनालिसिस हम लोगों ने ऑलरेडी टॉपिक नंबर 2 में देखा था। रॉ मटेरियल परचेस करने से लेके कस्टमर तक डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस देने तक जो जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म किया है, ये आपका वैल्यू चेन है। हर एक स्टेप के पास, हर एक एक्टिविटी के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है। हमने प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है, इन केस ऑफ टॉपिक नंबर 2। अब यहां पे जो पावर सेक्टर है उसका वैल्यू चेन कैसा है, यानी कस्टमर तक आपने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया वो कस्टमर तक जा रहा है, ये जो चेन है वो क्या है। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि पावर जनरेशन हुआ, ठीक है, फिर कुछ ग्रिड है, पावर ग्रिड जिसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये लाइन्स एक्सेट्रा है, उससे जाएगा और उसके बाद कस्टमर तक जाएगा। तो ये वैल्यू चेन है। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद वो ट्रांसमिशन किया। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ग्रिड के थ्रू होता है, इन्होंने दिया है ग्रिड। नेक्स्ट वन, तो ग्रिड को मैनेज किया। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीटरिंग। अब यहां पे इलेक्ट्रिक मीटर्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है, स्मार्ट मीटर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, टैरिफ एक्सेट्रा। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड मीटरिंग, इस पे फोकस करना है। नेक्स्ट स्टेप है भाई आपका जो स्टोरेज है। कभी कभी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, कंजम्पशन अगर नहीं हो रहा है उतना, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी वो आपको कहां पे सेव करना पड़ेगा, दैट इज स्टोरेज फैसिलिटी हमें देना पड़ेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अभी हमारे घर का एग्जांपल ले लेते, अगर आपने पावर सोलर जनरेशन के थ्रू अगर आपने पावर जनरेट किया, तो ऐसे जरूरत नहीं कि जितना पावर ऊपर जनरेट हो रहा है वो इमीडिएटली आप यूज करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका कंजम्पशन कम है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरली क्या होता है, वो स्टोर करते हैं और जब भी रिक्वायरमेंट है तब हम लोग उसका यूज करेंगे, तो स्टोरेज का फैसिलिटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने बोला भाई मार्केटिंग एंड सेल्स। जी हाँ, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। अच्छा, मार्केटिंग सेल्स एंड सर्विसेज में क्या है, फ्रेंड्स, आपने ऐप बना दिया, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपने कुछ फैसिलिटी दे दिया। देन कुछ सेल्फ सर्विस पोर्टल, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी डाउन है तो आप कॉल सेंटर पे कॉल करके वो आपकी कंप्लेंट वगैरह दे सकते हैं, तो सेल्फ सर्विस पोर्टल से। सोशल मीडिया पे कुछ मार्केटिंग किया, ऐप बेस्ड मोबाइल सर्विसेज आपने दिया, ठीक है। कस्टमर का सेगमेंटेशन किया, एज अ टोल्ड यू कि भाई फार्मर आपके कस्टमर हो सकता है, रेसिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, गवर्नमेंट आपके कस्टमर हो सकते हैं, तो इनका अलग अलग से आपने सेगमेंटेशन किया। लास्ट पॉइंट है एंड में जो इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट किया, वो ट्रांसमिट किया, ठीक है, वो स्टोरेज वगैरह किया, मार्केटिंग किया, एंड स्टेप आएगा आपका, वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है कस्टमर, ठीक है। तो कस्टमर की तरफ आपका इलेक्ट्रिसिटी गया, स्मार्ट होम,
ओके, इंडस्ट्रियल कस्टमर रहेगा, फार्मर एक्सेट्रा रहेगा, वहां तक आपका इलेक्ट्रिसिटी गया। उसके बाद डिमांड रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, डिमांड के हिसाब से आपने वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है। तो हियर वी कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पावर सेक्टर। आई होप एकदम एब्सोल्युटली क्लियर है। तो पावर सेक्टर में सबसे पहले हमने चेक किया कि थर्मल पावर, कोल से जनरेट किया, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, अलग भी है पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दो रिस्क हमने देखे। पहला रिस्क है भाई कैपिटल बहुत ज्यादा है और जो कोल है इस पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैनल है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या क्या कवर होता है भाई, ग्रिड कवर होता है, इसके बाद सब स्टेशन, स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफॉर्मर, लाइंस एक्सेट्रा, ये इसमें कवर होता है और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद हमने फीचर डिस्कस किए। फीचर तो अभी 2 बार ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। तो यू आर अवेयर की गवर्नमेंट है, नीड बढ़ते जा रहा है, जो कस्टमर है वो अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो फीचर्स है वो आपको वर्कआउट करना है। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक आपको अप्लाई करना है। कहां पे अप्लाई करना है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक भाई, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट, फ्लेक्सिबल कॉस्ट अलोकेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि अगर लॉस वगैरह कुछ होता है तो वो लॉस हमें आइडेंटिफाई करना है और लॉस अलोकेट करना है या कम करना है, इनएफिशिएंसी हमें कम करना है, उसके लिए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज होगा। और उसके बाद मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशन, इसके लिए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज होगा। और लास्ट वन एनालिसिस और रिपोर्ट करने के लिए यूज होगा। उसके बाद वैल्यू चेन देखा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, इसके बाद वो ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट किया एंड मीटरिंग वगैरह किया, उसके बाद स्टोर किया एक्सेस, उसके बाद मार्केटिंग किया, सेल्स एंड सर्विसेज वगैरह हम लोगों ने वर्कआउट किया और कस्टमर तक गया इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसका चेन है, सप्लाई चेन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज फ्रेंड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। एज यू आर अवेयर दैट कि अभी रिसेंटली इस पे अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट यानी गवर्नमेंट ने कुछ 3 बिल पास किए हुए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये रिसेंट है, इस पे क्वेश्चन आने का चांसेस है। और फ्रेंड्स मोस्टली मुझे लगता है एक तो एग्रीकल्चरल सेक्टर या फिर आगे जो हम लोग पढ़ने वाला आईटी सेक्टर में एक 4D करके टेक्निक है, 4D, उस पे केस स्टडी आ सकता है, 4D पे केस स्टडी आ सकता है। बिलीव मी, नवंबर 20 में एक क्वेश्चन इस पे आना एक्सपेक्टेड है, आना ही चाहिए। ओके, चलिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर। ना फ्रेंड्स, बिफोर वी स्टार्ट विद दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर, एक इसका जो फ्लो है वो हम लोग देख लेते हैं, यानी जो सप्लाई चेन एक्सेट्रा वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा आपका फार्मर। फार्मर जो भी कुछ गुड्स है वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद वो जाता है कंसोलिडेटर के पास। जी हाँ, कंसोलिडेटर के पास जाएगा, यानी वो काफी सारे फार्मर से गुड्स कंसोलिडेट कर रहा है। इसके बाद जाएगा वो ट्रेडर के पास। ट्रेडर के पास उसके बाद कमीशन एजेंट, एजेंट के थ्रू जाएगा। वो एजेंट बेचेगा सपोज होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, और रिटेलर जो है वो बेचेगा कस्टमर को, ठीक है। ये चेन है एग्रीकल्चरल का। सबसे पहले कौन आएगा फ्रेंड, फार्मर आएगा, और एंड में क्या आएगा, कस्टमर आएगा। अब ये जो बिल आया है ये क्यों आया है, यू कैन चेक दैट भाई। कंसोलिडेटर एक है, ट्रेडर एक है, कमीशन एजेंट है, होलसेलर है, रिटेलर है, इतने ज्यादा इंटरमीडियरी के वजह से, मेन क्रक्स क्या है वो समझ लो फ्रेंड, बाकी रट्टा हमें नहीं मारना है। इतने सारे जो इंटरमीडियरी, इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, फार्मर जो है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन ये जो फार्मर है इसको रिस्क बहुत ज्यादा लेना पड़ रहा है और इसका प्रॉफिट सबसे कम है। जैसे कि सपोज ये फार्मर कंसोलिडेटर को 5 रुपीज पर केजी कुछ बेचता है और कंज्यूमर तक जाते जाते वो 50 रुपीज हो जाता है। तो एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरर है, एक्चुअल में जो प्रोड्यूसर है, दैट इज फार्मर, उसका यहां पे बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। इसके लिए वो बिल आए सो दैट फार्मर डायरेक्टली कस्टमर तक जा सकता है या फिर किसी भी ट्रेडर के पास जा सकता है, किसी भी मंडी में वो जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बिल आया है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आई होप ये सप्लाई चेन आपको पता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग कवर करें, दैट इज फीचर। फीचर में सबसे पहला कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एंड फ्रेगमेंटेड सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है फ्रेंड, फ्रेगमेंटेड है, इसकी वजह से जो फार्मर है उसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एंड दैट फार्मर इज ऑपरेटिंग एट वेरी लो मार्जिन, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड है और फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने अभी ये नए बिल पास किया हुआ है। तो पहला फीचर क्या है, अनऑर्गेनाइज है, फ्रेगमेंटेड है, इसकी वजह से फार्मर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और कम प्रॉफिट पे इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज दैट भाई कॉस्ट मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम इज दैट लैक ऑफ नॉलेज है इनको, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस कॉस्ट एंड प्राइसेस। सी फॉर एग्जांपल साइंस या फिर आर्ट्स वालों को अभी आप अकाउंट्स के कंसेप्ट बता देंगे तो उनको डिफिकल्ट जाएगा ही, क्योंकि उन्होंने वो सीखा नहीं है। तो वैसे ही कॉस्ट मैनेजमेंट के जो भी कुछ टेक्निक्स है वो नॉलेज ही नहीं है फार्मर लोगों को। ठीक है, तो बराबर से कॉस्ट मैनेज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, अभी ये जो बिल पास हुआ है उसमें मेन फोकस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उस पर फोकस है। कोलैबोरेशन सर जी, साथ में काम करते, कोलैबोरेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। इससे क्या होगा, जो फार्मर है उसका प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो सकती है। तो कोलैबोरेटली यानी सबके साथ काम करके जो फायदा है वो इनको इन्फॉर्म करना है। अगला पॉइंट इन्होंने दिया है कि यूज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहता हूं यहां पे टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं हो सकता। अब टारगेट कॉस्टिंग क्या है, हम लोगों ने पिछले टॉपिक के वक्त देखा था। टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, जहां पे मैक्सिमम क्वांटिटी कैन बी सोल्ड इनटू द मार्केट, उसमें से टारगेट प्रॉफिट लेस कर दिया, आगे आपका टारगेट कॉस्ट। टारगेट सेलिंग प्राइस, टारगेट प्रॉफिट लेस कर दिया, आगे आपका टारगेट कॉस्ट। नाउ फ्रेंड्स यहां पे टारगेट कॉस्टिंग अप्लाई करना क्यों डिफिकल्ट है, रीजन इज दैट, मेन रीजन इज दैट, पॉइंट इज दैट जो सेलिंग प्राइस है वो फ्लक्चुएटिंग है। अब ओनियन मार्केट ले लो भाई, ओनियन मार्केट कभी कभी 100 रुपए चला जाता है ओनियन, कभी कभी 10 रुपए भी चला जाता है। ठीक है, तो इतना फ्लेक्सिबल है, तो भाई टारगेट कॉस्टिंग कैसे अप्लाई करेंगे। हाँ, टारगेट कॉस्टिंग कहां पे वर्क होता है, जहां पे आपको सेलिंग प्राइस पता है ये फाइनल है, उसके बेसिस पे आप टारगेट कॉस्ट एनालाइज करते हो। लेकिन यहां पे सेलिंग प्राइस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग है, तो ये जो टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक है वो यहां पे आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है इन्होंने कि इम्बैलेंस, अगला पॉइंट दिया है इम्बैलेंस ऑफ पावर। इम्बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यहां पे जो फार्मर है इस पे पावर बहुत ही कम है। जो इंटरमीडिएरी है, मैंने आपको पूरा चेन बता दिया, कंसोलिडेटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ओके, कमीशन एजेंट है, मेन पावर उनके पास है। तो बार्गेनिंग पावर जो है फार्मर लोगों का वो बहुत ही कम है, इसकी वजह से फार्मर को प्रॉफिट कम आ रहा है। इसलिए ये जो नया बिल इन्होंने लाया कि भाई ये जो इंटरमीडिएरी इनका पावर कम करना है, इंटरमीडिएरी इनका पावर कम करना है, सो दैट अपना जो फार्मर है वो ग्रो करे। तो ये जो ये जो इम्बैलेंस है पावर का, ये हम लोगों को शिफ्ट किया है, हम लोगों ने शिफ्ट किया, यानी गवर्नमेंट ने ये शिफ्ट कर दिया। अभी नाउ फार्मर विल बी मोर पावरफुल। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हमने डिस्कस कर लिए। वापस एक बार बताइएगा सर जी, फीचर कौन से। सबसे पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, फ्रेगमेंटेड है, इसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रहा है। सेकंड, इनको कॉस्ट का नॉलेज या प्राइस का नॉलेज बहुत ही कम है, इसके वजह से कॉस्ट मैनेज नहीं हो रहा है बराबर से। भाई कोलैबोरेटली जो वर्क कर रहे हैं, फोकस करना पड़ेगा, कोलैबोरेशन होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्सेट्रा कुछ होना चाहिए, कुछ सब कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए, जिसमें आपको लगता है कि कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो क्यों ना सब कॉन्ट्रैक्टिंग किया जाए। तो ये जो भी कुछ है नॉलेज देना पड़ेगा उनको। टारगेट कॉस्टिंग यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, अगला पॉइंट है, टारगेट कॉस्टिंग यूज नहीं हो सकता क्योंकि इस सेलिंग प्राइस जो है वो फ्लक्चुएटिंग है। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने दे दिया कि ये जो पावर है वो इम्बैलेंस पावर है। ठीक है, फार्मर पे पावर कम है और बाकी जो इंटरमीडियरीज है उन पे पावर ज्यादा है, इसलिए एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था फार्मर लोगों का। आगे, अब आगे बढ़ते फ्रेंड्स, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करे। जी हाँ, कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करें। नो फ्रेंड, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है पहले तो वो समझ लो। कॉस्ट मैनेजमेंट करता है क्या है भाई, वो फोकस करता है ऑन ऑल एक्टिविटीज में बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू द वैल्यू चेन। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन ऑल एक्टिविटीज, इंटरनल रहने दो, एक्सटर्नल एक्टिविटीज रहने दो, ऑफ योर वैल्यू चेन प्रोसेस इन ऑर्डर टू कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल।
कॉस्ट मैनेज करना इसका मतलब क्या है, आप जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस पर थोड़ा फोकस करते हैं, उसको कंट्रोल करो सो दैट हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए या कॉस्ट कंट्रोल हो जाए। अब कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। अब मेनली टारगेट कॉस्टिंग जो टेक्निक है, सर जी पिछले टॉपिक का नाम ही है ना कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, उसमें टारगेट कॉस्टिंग एक था। ओके नो फ्रेंड, टारगेट कॉस्टिंग यहां पे यूज नहीं होने वाला, तो बेटर मेथड ऑफ कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट एलोकेशन इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये अभी बहुत सारे फार्मर्स है या फिर बड़े बड़े कंपनी जो फार्मिंग में आए हुए हैं, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक यूज हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज किया जा रहा है। अब ये क्यों यूज हो रहा है कि भाई डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहा है फार्मिंग में, डे बाय डे इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है, नए नए मशीनरीज एक्सेट्रा आ रहे हैं, तो ये कॉस्ट मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉस्ट ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो क्या करता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है जो आप प्रोसेस वर्कआउट कर रहे हो, जो आप एक्टिविटीज वर्कआउट कर रहे हो, पहले तो उसका कॉस्ट उन्होंने सेपरेट कर दिया, हर एक एक्टिविटी का हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कितना वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर आपने डिसाइड कर लिया। एक बार कॉस्ट डिसाइड कर लिया, कॉस्ट ड्राइवर का रेट आएगा और जिस जिस प्रोडक्ट ने जिस जिस एक्टिविटी का जितना जितना सर्विस लिया अकॉर्डिंगली आप कॉस्ट अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे टारगेट कॉस्टिंग, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था कि यहां पे टारगेट कॉस्टिंग वगैरह अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बेस्ट मेथड इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर अलोकेशन ऑफ द कॉस्ट टू वेरियस प्रोडक्ट, वेरियस एक्टिविटीज पे कॉस्ट अलोकेशन करने के लिए you'll have to use activity based costing। इसके कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले फ्रेंड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर आप अप्लाई करते तो इसके कुछ बेनिफिट्स है। अच्छा, 3 बेनिफिट है, याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला बेनिफिट है कि भाई एडजस्टेबल कॉस्टिंग है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एडजस्टेबल, एक सिंपल फॉर्मूला, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बार फॉर्मूला ऐसा नहीं है, आप चेंजेस कर सकते हो, एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है कॉस्टिंग टेक्निक। नेक्स्ट वन, सब फास्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट। जी हाँ, फास्ट एंड मोर एक्यूरेट कॉस्ट अलोकेशन होता है। ठीक है सर, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट एक्सेट्रा यूज करते थे, तब हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डिराइव किया था कि भाई परफेक्ट कॉस्ट अलोकेशन करना है तो एबीसी यूज होना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड्स एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से डिटेल्ड कॉस्ट एनालिसिस होने वाला है, डिटेल, इन डिटेल। जैसे ओवरहेड टॉपिक में हम लोग जो कॉस्ट थी वो सारे की सारे डिपार्टमेंट की कॉस्ट इकट्ठा करते थे, लेकिन एक्टिविटी में हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट हमने सेपरेट किया, तो डिटेल कॉस्ट एनालिसिस होने वाला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे। चलो, 3 बेनिफिट क्या है। सबसे पहले ये एडजस्टेबल टेक्निक है, फास्टर और मोर रिलायबल है, मोर एक्यूरेट है, और इससे डिटेल कॉस्ट का एनालिसिस आने वाला है। जी हाँ सर, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। हियर वी कंप्लीटेड एग्रीकल्चरल सेक्टर, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर स्टडी मटेरियल हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे क्लियर है बॉश? चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आने का चांसेस है, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आईटी सेक्टर पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दो, आईटी सेक्टर यानी कुछ आईटी कंपनी के बारे में चल रहा है, आंसर इज नो। अब ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्शन रहता है, एक आपका कॉस्ट सेंटर रहता है, दैट इज आईटी सेक्टर, जो आईटी रिलेटेड सब मैनेजमेंट करता है। अच्छा, आईटी रिलेटेड का मतलब क्या है भाई, सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए, हार्डवेयर वगैरह कौन सा होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा, तो ये आईटी सेक्टर काम करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। ओके, तो इन्होंने एकदम सिंपल पॉइंट बोला है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फेसेस द प्रॉब्लम। ठीक है, क्या प्रॉब्लम फेस करता है, ये जो आईटी के एक्सपेंडिचर है वो कैसे मैनेज करे, बहुत अभी इंक्रीजिंग हो रहा है ये आईटी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो वो मैनेज कैसे करे। तो यू आर गेटिंग द पॉइंट, आईटी सेक्टर इज नॉट अबाउट द आईटी इंडस्ट्री। आईटी सेक्टर का मतलब कि हर एक कंपनी में अभी आईटी एक डिवीजन है, आईटी एक सेक्शन है, उसका कॉस्ट कैसे मैनेज करे। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, ये जो आईटी डिपार्टमेंट है ये एज अ कॉस्ट सेंटर काम कर रहा है। अच्छा, कॉस्ट सेंटर कौन से है, कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन इज योर कॉस्ट सेंटर, रॉ मटेरियल परचेज इज योर कॉस्ट सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन इज योर कॉस्ट सेंटर, जिनका काम बस कॉस्ट मैनेज करना है, कॉस्ट कंट्रोल करना है। ओके, तो फ्रेंड्स
काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये जो आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको क्या ट्रीट किया जाता है, एज अ कॉस्ट सेंटर ट्रीट किया जाता है, और उसका जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको आईटी डिपार्टमेंट का कॉस्ट मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा, वो आईटी का जो हेड है वो आईटी का एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका बजट वगैरह प्रिपेयर करेगा, उसके बाद आईटी के जो कॉस्ट है, ठीक है, वो अलोकेट करेगा। आईटी रिलेटेड कॉस्ट है, प्रोडक्ट को अलोकेट कर दिया, डिपार्टमेंट को अलोकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस टेकन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भाई आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में आईटी का एक डिपार्टमेंट है, उसके कॉस्ट कैसे मैनेज करे उसके बारे में हम लोगों को वर्किंग करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आईटी ऑर्गेनाइजेशनल, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस एंगेजमेंट मॉडल। अच्छा, एंगेजमेंट मॉडल, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फ्रेंड्स पहले तो ये डिसाइड कर लो, पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दो कि ये जो आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी ऑर्गेनाइजेशन है आपके कंपनी में, वो एज अ कॉस्ट सेंटर है ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे भाई कॉस्ट आने वाला है वो कॉस्ट कंट्रोल करना बस उसका वही रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर करवा के लेना है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आप ये जो आईटी का जो आपका सेक्शन है उसके तरफ कैसे देखते हो, एज अ कॉस्ट सेंटर देखते हो कि हाँ यहाँ पे कॉस्ट लगने वाला है तो ये जो पर्सनल है इन्होंने इसका कॉस्ट मैनेज करना चाहिए, बस इतना रोल है उसका, या फिर भाई वो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फ्रेंड्स नाउ स्ट्रेटेजिक पार्टनर पे इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का आईटी डिपार्टमेंट है, फ्रेंड्स वो प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है, इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स किया जा रहा है, थर्ड पार्टी अलोकेशन किया जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आपने आईटी का ये वर्ड सुना रहेगा, ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज लिया जा रहा है फ्रेंड्स एक्सटर्नल से। तो फ्रेंड्स अगर मैक्सिमम सर्विस अगर एक्सटर्नल से आ रहा है तो भाई हमारा जो इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट है भाई उसका रोल क्या है वही पता नहीं चल रहा है। हम लोग क्यों है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मोस्टली आप आउटसोर्स कर रहे हो या फिर एक्सटर्नल का अगर आप हेल्प ले रहे हो ये आईटी मैनेज करने में, तो हमारा जो इन हाउस जो आईटी डिपार्टमेंट है भाई उसका रोल क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है। अगर वो रिलेवेंट नहीं तो भाई उसको बंद कर दो। अगर आप आउटसोर्स ही करने वाले आईटी रिलेटेड सारे जो टास्क है तो भाई इंटरनल डिपार्टमेंट रख के फायदा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई अपना जो इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट है उसको रोल क्या है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड क्या है यह आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। आगे क्लियर है, यह था आपका आईटी ऑर्गेनाइजेशनल एंगेजमेंट मॉडल। अब इस पे केस स्टडी आपको आ सकता है, 4D आईटी ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क। 4D में क्या हो रहा है, डी 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 डी, जैसे हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 6C देखा था, कंट्रोल, कमिटमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद था आपका कल्चर, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस एक्सेट्रा, ये हमने देखा था। तो वैसे ही यहाँ पे 4D ऑफ आईटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क, अभी आईटी की कॉस्ट हमें ऑप्टिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें 4D एक 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं जिसका स्टार्टिंग वर्ड है डी। ना फ्रेंड्स सबसे पहला डी है डिफाइन करो ऑर्गेनाइजेशनल विजन। जी हां सर जी, सबसे पहला डी बोलता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है वो डिफाइन करो। यहां पे आपको ये चेक करना है whatever the IT expenditure incurred by you, whether they are in alignment with the organizational vision, organizational long term objective, organizational strategy, इसके साथ कोरिलेट करते हैं क्या। वापस एक बार सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, आप जो आईटी पे खर्चा कर रहे हो पहले तो ये चेक करो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म उसका जो विजन है उसके साथ वो मैच होना चाहिए। यानी आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और आईटी में खर्चा कुछ और कर रहे हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई आप जो खर्चा कर रहे हैं आईटी पे क्या वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का विजन, इसको वो यानी इन अलाइनमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट में आपको आगे ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो आपके टॉप मैनेजमेंट है, जो ओनर है, उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लेना चाहिए।
ठीक है, आपकी जो सीईओ है, आपके सीएफओ है, आपके जो डायरेक्टर है, इनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आईटी के जो अगर हम लोग फ्रेमवर्क वर्कआउट कर रहे हैं तो। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, यहां पे ये जो मॉडल है, फ्रेमवर्क है, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा हाउ टू अलोकेट द आईटी रिलेटेड कॉस्ट। ठीक है, आईटी एक डिपार्टमेंट है, उसका कॉस्ट हमें प्रोडक्ट में या फिर आप जो सर्विसेज दे रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? यहां पे दो मेथड है। सबसे पहला मेथड है आईटी कॉस्ट अलोकेशन करने का, कि भाई सबसे पहले तो टाइम के हिसाब से आप आईटी की कॉस्ट अलोकेट कर दो। टाइम के हिसाब से आईटी की कॉस्ट आप अलोकेट कर दो। ओके, अब टाइम के हिसाब से कैसे करना, मैं आपको एक अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में हम लोग, अगर आपने हमारा लेक्चर लिया रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन पता रहेगा। टेक्सटाइल डिवीजन था और आईटी डिवीजन था आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आईटी डिवीजन इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द टेक्सटाइल डिवीजन, और कौन से बेसिस पे वो कॉस्ट अलोकेशन किया था या ट्रांसफर प्राइस आया था? तो भाई टाइम अलोकेटेड, इफ यू रिमेंबर 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज पर टीम पर डे, इतना हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आईटी रिलेटेड कॉस्ट अलोकेट करना है आपको डिपार्टमेंट में। कौन से बेसिस पे आपने वो अलोकेट किया? तो सबसे पहला मेथड है भाई टाइम के बेसिस पे, कौन से डिपार्टमेंट ने आईटी का कितना टाइम लिया है, अकॉर्डिंगली आप आईटी की कॉस्ट अलोकेट कर सकते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो गया अलोकेशन के लिए। बराबर है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में करना है तो यस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप यूज कर सकते हो टू अलोकेट the IT related cost to various services, various product, various department of your organization. तो दो बेसिस पे आप अलोकेशन कर दिया। सबसे पहला बेसिस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट भाई टाइम के बेसिस पे अलोकेट कर दो, और दूसरा पॉइंट आई हैव डिस्कस दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करो। मोर प्रॉपर अलोकेशन होगा आपका आईटी रिलेटेड कॉस्ट का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोलता है भाई डॉक्यूमेंट करो प्रेजेंट परफॉर्मेंस। जी फ्रेंड, सेकेंड पॉइंट बोलता है डॉक्यूमेंट द प्रेजेंट परफॉर्मेंस और करंट स्टेट, इसको डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। आईटी डिपार्टमेंट का जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है उसका आपने डॉक्यूमेंटेशन किया। क्यों? इससे आपको पता चलेगा गैप कहां कहां पे, इससे आपको पता चलेगा वीकनेस क्या क्या आईटी डिपार्टमेंट के। ठीक है, जो पेन पॉइंट्स है, जहां पे दिक्कत आ रहा है, जहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करते आएगा, और फ्रेंड्स वही हमें सॉल्यूशन लेके आना है। तो हेंड्स यहां पे क्या किया? डॉक्यूमेंटेशन किया। सबसे पहले डी क्या है फ्रेंड्स? डिफाइन। डिफाइन क्या किया? ऑर्गेनाइजेशनल करंट स्टेट, सॉरी, डिफाइन क्या किया हमने? ऑर्गेनाइजेशनल विजन, आई एम सॉरी, डिफाइन किया हमने ऑर्गेनाइजेशन का विजन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? डॉक्यूमेंटेशन करना है करंट स्टेट। इसके बाद तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला है डिलिनिएशन ऑफ द टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर। अच्छा, अब ये जो डिलिनिएशन का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल एनालिसिस करना। क्या? इन डिटेल एनालिसिस ऑफ टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर। एलोबरेट करो। डिलिनिएशन का मतलब क्या? एलोबरेट करो, डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो फ्रेंड्स अभी अभी आपने क्या किया? प्रेजेंट परफॉर्मेंस आईटी डिपार्टमेंट का, प्रेजेंट वीकनेस एक्सेट्रा वो आपने आइडेंटिफाई किए, प्रेजेंट प्रॉब्लम पॉइंट जो है वो आपने आइडेंटिफाई किया। इससे आपको एक फाउंडेशन पता चल गया कि हमें ये इंप्रूवमेंट लेके आना है। ठीक है, तो आपने एक फाउंडेशन डाल दिया, लेइंग डाउन द फाउंडेशन विथ रिगार्ड टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्रक्स ऑफ द आईटी कॉस्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो कहां कहां पे आपको फोकस करना है ये आपने आइडेंटिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप नंबर 2, जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ था उसके बेसिस पे। एंड फ्रेंड लास्ट पॉइंट इज दैट ये जो फ्रेमवर्क आप बिल्ड करने वाले हो, फ्रेमवर्क आप जो वर्कआउट करने वाले हो, उस पर एक डिसीजन लेना है, खुद ने बिल्ड करना है या सब कॉन्ट्रैक्ट करवा के लेना है। बिल्ड और बाय, मेक और बाय डिसीजन। अगले टॉपिक में हम लोग डिटेल में डिसीजन ये वर्कआउट करेंगे। डिसीजन मेकिंग टॉपिक में मेक और बाय डिसीजन, शॉर्ट टर्म डिसीजन का ये पार्ट है। तो ये जो फ्रेमवर्क आप कर रहे हो, ये बाहर से लेके आने का या खुद ने डेवलप करने का, इस पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। खुद ने डेवलप किया तो कॉस्ट कितना, बाहर से लेके आ गए तो कॉस्ट कितना, एक्सेट्रा। जहां पे कॉस्ट कम आता है वो आपको वर्कआउट करना है। तो ये 4D
हमने डिस्कस कर लिए फ्रेंड्स। ओके, सबसे पहला डी क्या था, याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल विजन क्या है। आपके जो खर्चे वो ऑर्गेनाइजेशन के विजन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स जो कॉस्ट अलोकेशन के दो मेथड दे दिए, टाइम के बेसिस पे कॉस्ट अलोकेशन कर दो या फिर दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपको अप्लाई करना है। टॉप मैनेजमेंट का रोल इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन का विजन पता होना चाहिए, किसको पता है, टॉप मैनेजमेंट, तो इसमें टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंटेशन करो द प्रेजेंट करंट स्टेट। आपका जो आईटी डिपार्टमेंट है उसका करंट स्टेट डॉक्यूमेंटेशन किया, करंट परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंटेशन किया, कहां पे प्रॉब्लम है वो आपने आइडेंटिफाई किया। उसके बेसिस पे कि आपने फाउंडेशन किया कि मुझे अभी नया फ्रेमवर्क क्या लाना है, तो डेलिनिएशन ऑफ द टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर। अब मेरा प्रॉब्लम के बेसिस पे मैं इन फ्यूचर कैसे फ्रेमवर्क लेके आता हूं, ये डिपेंडेंट है। एंड लास्ट पॉइंट इज डिसाइड करो ये जो फ्रेमवर्क आपको वर्कआउट करना है चेंजेस का, ये खुद ने बिल्ड करना है या बाहर से करवा के लेना है, ये डिसीजन आपको कंप्लीट करना है। आगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहां पे आपका रहेगा। सो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक लाइन, ये टॉपिक नंबर 5 का हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट विल बी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगला जो लेक्चर है इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में, थियरी तो बहुत ही कम है, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आगे डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इसके बेसिस पे प्राइसिंग डिसीजन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये टॉपिक डिपेंडेंट है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड यस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली।